Good morning, kids. Now time back to study. We will start with our political science, and our first chapter is power sharing. What is power sharing now? Power sharing is like we have power and the work under that power is divided among few people. Suppose I take example of school. So in school, power has been divided among different heads. There is director, there is principal, there is accounts department, then administrative department. So likewise, everywhere power is shared. Okay, now what we did in the last class, we've read about democracy. What is democracy? In democracy, the power is not in one hand. It is being distributed, बांट दिया जाता है अलग अलग हेडिंग्स के नीचे. Like legislature is there, जहाँ पे लॉ जो नेता लोग होते हैं चुन के आते हैं, वो बैठते हैं, वो फिर डिस्कस करके कोई चीज़ को लॉ के लिए पास करते हैं. देन एग्जीक्यूटिव. अब ये एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, आरएस हैं, आईएएस हैं, इस तरह से ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो इस जो भी कानून बनता है उसको चलाते हैं. एंड जुडिशरी जो लॉ को मेंटेन करती हैं, कानून को मेंटेन करती हैं. सो ये सबके पास पावर है. लीडर्स के पास भी पावर है, ऑफिसर्स के पास भी पावर है और जुडिशरी के पास भी पावर है. तो ये पावर क्या है? डिवाइडेड है. ठीक है. तो डेमोक्रेसी का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि डेमोक्रेसी में जो पावर है वो एक जने के हाथ में नहीं होता है या वन बॉडी के हाथ में नहीं होता है, वन ग्रुप के हाथ में नहीं होता है, ये डिवाइडेड होता है. ठीक है. So in next two chapters we are going to discuss about this power sharing. We will start with two stories from Belgium and Sri Lanka. We'll study two countries. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. कि किस तरह से डेमोक्रेसी के अंदर पावर की जब डिमांड उठती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है. ठीक है. और इन स्टोरीज से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है पावर शेयरिंग के बारे में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट टू चैप्टर. सो वी विल स्टार्ट विद आवर लेसन बेल्जियम एंड श्रीलंका. Belgium is a small country in Europe. You must be knowing where is Europe. Europe is an continent और एशिया के साइड में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर आता है यूरोप. और यूरोप का एक कंट्री है बेल्जियम. इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री. सो बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री, स्मॉलर देन इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. सो यू कैन इमेजिन हरियाणा से भी छोटा है. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस. अब ये किससे बॉर्डर शेयर करता है? बॉर्डर इज़ लाइक इंडिया पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है. वैसे ही बेल्जियम का बॉर्डर है फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से एंड लग्जमबर्ग. इन कंट्रीज़ से बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है, यानी ये कंट्रीज़ उसके चारों तरफ स्टैब्लिश हैं, स्थापित हैं. इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़. और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर. कितनी कम पॉपुलेशन है सोचो. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. अपने हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है ना उससे जस्ट हाफ मान लो, इतनी कम. यानी एरिया तो नियरली हरियाणा है बट पॉपुलेशन हरियाणा की आधी ही है. The ethnic composition of this small country is very complex. Now what is ethnic?
एथनिक मीन्स, आई विल गिव सम एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन यू एथनिक। सपोज इंडिया है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, यहाँ तरह तरह के लोग बसते हैं। सो आई टेक एग्जाम्पल फ्रॉम साउथ में लोग कैसे होते हैं, उनके फीचर्स अलग तरह के होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, उनके बाल थोड़े से कर्ली होते हैं और कॉम्प्लेक्शन हल्का सा डार्क होता है, ठीक है। वैसे ही तुम नॉर्थ में आ जाओ, कश्मीर साइड जाते हो तो वहाँ लंबी हाइट वाले लोग होते हैं, उनके फीचर्स बड़े शार्प होते हैं, तीखे नैन नक्श वाले होते हैं, उनकी स्किन बड़ी मतलब गोरे लोग होते हैं। अब तुम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलो, असम साइड में, तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं, हाइट कम होती है, छोटी छोटी उनकी आइज़ होती हैं, बट उनके बाल बड़े सिल्की और स्ट्रेट होते हैं ना। व्हाट यू विल से कि असम में रहने वाले सिर्फ एक ही रिलीजन मानते हैं, या कश्मीर साइड रहने वाले एक ही मानते हैं, या साउथ में रहने वाले एक ही मानते हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, उनकी फूड हैबिट्स एक जैसी है कि वो जो खाना खाते हैं वो तकरीबन एक जैसा सा ही होता है। अभी बाजरे की रोटी राजस्थान में खाते हैं तो वो साउथ में नहीं खाते या असम में नहीं खाते हैं। साउथ में ज़्यादातर चावल खाते हैं, चावल से बनी हुई इडली डोसा और उत्पम खाते हैं, तो अपने राजस्थान में ये डेली की डाइट में नहीं आता है। ये डिफरेंस है, यानी कि उस एक एरिया में रहने वाले लोग एक जैसे से दिखते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस उनकी एक जैसी सी होती है, खाना उनका एक जैसा सा होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उनका जो रिलीजन है वो एक हो। साउथ में रहने वाले मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं और कम क्वांटिटी में बुद्धिस्ट भी रहते हैं। वैसा ही नॉर्थ ईस्ट में भी है, सब जगह ही हर तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं। भाषा वो सब एक बोलते हैं, एसमीज़ बोलेंगे सारे असम में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो। वैसे ही साउथ में अगर तमिल में रह रहे हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलेंगे, चाहे वो कोई से रिलीजन के हों। इवन राजस्थान में तुम पाओगे कि राजस्थान में रहने वाले हिंदू मुस्लिम जो हैं वो जो रिमोट एरिया में रहते हैं वो ज़्यादातर मारवाड़ी ही बोलते हैं, ठीक है, और उनका ड्रेसिंग सेंस भी एक जैसा ही। वैसे ही कश्मीर चले जाओ तो वो वहाँ की डोगरी भाषा बोलते हैं, असम के अंदर नॉर्थ कश्मीर के अंदर, तो वो डोगरी भाषा बोलेंगे, और चाहे वो रिलीजन कोई भी हो उनका। सो जो एक जैसी आदतें, एक जैसा फिज़िकल स्ट्रक्चर होना, इसको बोलते हैं एथनिक। सो एक जैसा सा दिखने वाले वो जो होता है वो उसे बोलेंगे हम एथनिक। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब इसका जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, यानी कि इतने छोटा सा तो देश है, आप उसमें अभी अपने राजस्थान में तो सब एक जैसे से ही हैं, चाहे रिलीजन वालों को बाकी सारी चीज़ें एक जैसी सी मिलेंगी, पर बेल्जियम के अंदर वो एक जैसी से नहीं है। उस छोटे से देश में भी, उसमें भी बहुत सारे तरह के लोग एथनिकली अलग अलग। अब समझ गए एथनिक का मतलब क्या था? बहुत सारी फिज़िकल फीचर्स हुआ, रहन सहन, खाना पीना एक जैसे होना, वो एक एथनिक हुए। अब कई तरह के अलग अलग हो, ये मान लो एग्जाम्पल के लिए कि हम दिल्ली पहुंच गए, हम हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, सब जगह के लोग अपना अपना कल्चर लेकर, अपना अपना रहन सहन, भाषा के साथ हम दिल्ली में बसे हैं, तो क्या होएगा? बहुत सारे डिफरेंट हो गए ना। वैसे ही बेल्जियम के अंदर अलग अलग विचारधारा के और अलग अलग लोग एक जगह बस गए, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसको हम आगे समझते हैं कैसे। ऑफ स्मॉल कंट्री वेरी कॉम्प्लेक्स। नाउ ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। नाउ फ्लेमिश रीजन एरिया, जैसे हम बोलते हैं विदर्भ, है ना, हम बोलते हैं तेलंगाना, हम बोलते हैं अपना डेजर्ट रेगिस्तान, तो रेगिस्तान तो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं आता ना, गुजरात में भी उसका हिस्सा आ जाता है, पर वो एक एरिया है रेगिस्तान का। वैसे ही फ्लेमिश रीजन, तो तुम अब नीचे तुम्हारे उसमें देखो, इस मैप के अंदर जो येलो पोर्शन दिया हुआ है, नीचे बॉक्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज़ द फ्लेमिश रीजन। जो ऊपर वाला है वो फ्लेमिश रीजन है, और फ्लेमिश रीजन में रहने वाली कौन सी भाषा बोलते हैं? डच लैंग्वेज, ठीक है, डच एक तरह की भाषा है। तो 59% यानी पूरे देश की आबादी का नियरली 60%, 60% कहाँ रह रहा है? नॉर्थ के पार्ट में, जो येलो पोर्शन दिख रहा है आपको मैप के अंदर, उसमें। और वो लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं? वो बोलते हैं डच।
Okay, another 40% people lives in Wallonia region. Now which is the Wallonia region? It's mentioned the red colored part is the Wallonia region, the mostly down part you can see, नीचे वाला जो portion है रेड कलर का, that is Wallonia region. And speak French. अब ये क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं. So ऊपर रहने वाले डच भाषा बोल रहे हैं जो येलो पोर्शन में रहते हैं, नीचे वाले रेड पोर्शन में रहने वाले लोग बोल रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज. अभी भी इसमें और तुम्हें देखेंगे एक ऑरेंज डॉट सा दिखेगा, वो एक अलग पार्ट है. एंड एक पिंक कलर का विथ लाइंस पोर्शन दिख रहा है मैप में, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट. अब वहाँ कौन रह रहे हैं? रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन. 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन. अब वो कहाँ रह रहे हैं? यू कैन सी इन द ईस्टर्न पार्ट, एकदम ईस्ट में देखेंगे आप तो एक पोर्शन है जिसमें लाइंस ड्रॉ की हुई है, वो जर्मन स्पीकिंग लोगों की है. नाउ इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच. ना ऑरेंज कलर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, येलो के बीच में एक ऑरेंज दिख रहा है, दैट इज़ ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स क्या है? वो बेल्जियम का कैपिटल है. जैसे इंडिया का दिल्ली है वैसे बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है. और ब्रुसेल्स में रहने वाले 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? दे स्पीक फ्रेंच. वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. बाकी के जो 20% है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं. अब तुम देखो जो पोर्शन सबसे ज़्यादा येलो कलर का है वो डच स्पीकिंग है, उसके अंदर बीच के अंदर बेल्जियम का कैपिटल स्टैब्लिश किया हुआ है ब्रुसेल्स, और वहाँ फ्रेंच बोल रहे हैं. ठीक है, यानी सिर्फ बेल्जियम के अंदर 80% सिर्फ ब्रुसेल्स के अंदर 80% जो हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं. The majority French speaking community was relatively rich. Now क्या है कि minority कम तादाद में कौन है? फ्रेंच बोलने वाले हैं, ज़्यादा तादाद में डच बोलने वाले हैं. तो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, जो जिनकी संख्या कम है, वो फ्रेंच स्पीकिंग हैं, वो फ्रेंच बोलने वाले हैं. वॉज रिलेटिवली रिच, वो तुलना करें उनसे ज़्यादा तादाद किसकी है? डच लोगों की है. पर डच लोगों के कंपैरिजन में रिच कौन है ज़्यादा? जिनकी तादाद कम है, फ्रेंच स्पीकिंग. ठीक है ना, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो बेल्जियम में कम हैं और डच स्पीकिंग लोग हैं वो ज़्यादा हैं. बट ज़्यादा रिच लोग कहाँ हैं? ज़्यादा अमीर लोग कौन हैं? जो फ्रेंच बोलने वाले हैं उनमें ज़्यादा अमीर लोग हैं और वो ज़्यादा पावरफुल हैं. यानी कम लोगों के पास में ज़्यादा पावर आ गया. समझ गए? दिस वर रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी. अब ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा, डच को भी पसंद नहीं आया कि तादाद तो हम ज़्यादा हैं और पावर फ्रेंच बोलने वालों के पास ज़्यादा है. ये तो गलत है. नाउ and they got the benefit of economic development and education much later. कौन? डच पीपल को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, इकोनॉमिक बेनिफिट यानी आर्थिक बेनिफिट और आर्थिक डेवलपमेंट विकास जो हुआ उसका फ़ायदा जो था वो डच स्पीकिंग लोगों को बहुत बाद में मिला, आर्थिक का भी और एजुकेशन का भी. और फ्रेंच लोगों को ज़्यादा मिला, पहले मिला, जबकि वो तादाद में कम थे. ये बात डच लोगों को पसंद नहीं आई. दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़. अब इससे क्या होगा? जब दो अलग अलग बातें होएंगी तो क्या बढ़ेगा? तनाव बढ़ेगा. तो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों में पावर को लेके तनाव बढ़ा, क्योंकि पावर किसके पास ज़्यादा है? फ्रेंच स्पीकिंग लोग. तादाद में कौन से ज़्यादा हैं? डच स्पीकिंग. ठीक है, तो इस वजह से तनाव बढ़ गया, क्योंकि डच चाहते थे हम ज़्यादा हैं तो पावर भी हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए. फ्रेंच अपना पावर छोड़ना नहीं चाहते थे. दिस हैपेंड व्हेन, ये कब हुआ? 1950s एंड 1960s में हुआ. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. और ब्रुसेल्स में तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा थी, ये समस्या ज़्यादा थी. क्यों थी? कैन यू गेस? क्योंकि वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे.
और वो राजधानी थी। और वो एस्टेब्लिश कहाँ थी? चारों तरफ घिरी हुई किससे थी? डच स्पीकिंग लोगों से। जबकि उस कैपिटल सिटी के अंदर डच स्पीकिंग सिर्फ 20% थे। यानी पावरफुल लोग सेंटर में बैठे हैं, उनकी तादाद वहाँ पे तो ज़्यादा है पर आसपास में कहीं भी नहीं है। समझे? सी द मैप। इन मैप यू विल सी ऑरेंज कलर, ब्रुसेल कैपिटल इज शोन सराउंडेड बाय ऑल येलो कलर फ्लेमिश रीजन, जहाँ पे डच लोग रहते हैं और डच बोलते हैं, उसके बीच के अंदर वो एक पोर्शन आया हुआ है। तो यहाँ टेंशन ज़्यादा होनी थी। चारों तरफ डच स्पीकिंग लोग हैं, बीच में फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, वो अपना पावर चाह रहे हैं और वो उस जगह पावर की जगह पे सबसे ज़्यादा वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। तो यहाँ टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted majority in the country but minority in capital. तो यहाँ यही प्रॉब्लम हुई कि पूरी कंट्री के अंदर डच स्पीकिंग ज़्यादा हैं बट कैपिटल में डच स्पीकिंग लोग कम हैं। Now sorry, let us compare with the situation in another country. हम इसको और एक कंट्री से कंपेयर करके फिर समझते हैं। Let's take श्रीलंका now. Sri Lanka is an island nation. What is an island? You know very well. Island क्या होता है? Island एक टापू होता है, ठीक है। वो लैंड जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको हम आइलैंड कहते हैं। सो श्रीलंका कैसा देश है? उसके चारों तरफ वाटर है, सराउंडेड बाय वाटर, इसलिए वो आइलैंड है। और एक देश है इसलिए आइलैंड नेशन कहलाता है। ओके, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स टू द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट है उसके साउथ के कोस्ट की थोड़े ही किलोमीटर दूर श्रीलंका कंट्री आता है। एंड हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज हरियाणा। और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ पॉपुलेशन है, विच इज़ इक्वलेंट टू हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन की जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है। Like other nations in South Asian region, Sri Lanka has a diverse population. जैसा कि साउथ में और भी कंट्रीज़ में, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सबको ले लो, अलग अलग कंट्रीज़ को, इनमें भी डाइवर्स यानी विभिन्न अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन बसती है। वैसे ही श्रीलंका में भी बसती है। द मेजर ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स। अब सिन्हाला इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो ज़्यादातर जो श्रीलंका में रहने वाले लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सिन्हाला लैंग्वेज। एंड दे आर 74%। सी करीब 3 पार्ट्स वी कैन से ऑफ कंट्री, 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं। एंड द तमिल स्पीकर्स कितने? 18% ऐसे हैं श्रीलंका में जो तमिल बोलते हैं। अमंग द तमिल स्पीकर्स देर आर 2 ग्रुप्स। नाउ इसमें भी 2 ग्रुप है। तमिल बोलने वाले 18% एंड दैट ऑल्सो विथ 2 ग्रुप्स। कौन से 2 ग्रुप्स हैं? तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। तमिल्स वो जो कि वहाँ के रहने वाले, नेटिव मतलब जो कि शुरू से वहीं रह रहे हैं, सदियों से वहीं रह रहे हैं, जिनकी शुरुआत ही वहीं से हैं। सो दे आर तमिल स्पीकिंग पीपल एंड जो वहीं रहते आ रहे हैं, दे आर नेटिव्स, दे आर 13%। सो तमिल स्पीकिंग में 2 पार्ट्स हैं। एक जो वहीं के रहने वाले थे तमिल्स, उनको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। और दूसरे कौन से हैं? दे आर द तमिल्स जिनके 4 फादर्स को ब्रिटिशर जब इंडिया पे राज करते थे, अंग्रेज़ जब भारत पे राज करते थे, कॉलोनी था जब इंडिया ब्रिटेन का, ठीक है, तब वहाँ से गुलाम बनाकर ले जाए गए थे उनके 4 फादर्स यानी उनके पूर्वज। किस काम के लिए? प्लांटेशन वर्क के लिए, टी प्लांटेशन के लिए। टी की फसल होती है, चाय की, तो वो टी गार्डन्स के पेड़ लगाने के लिए और केयर करने के लिए जिन तमिल्स के पूर्वजों को ले जाया गया था और फिर अब वो वहीं बस गए हैं, तो उनकी जो डिसेंडेंट्स या बाद वाले लोग हैं, उनकी संतानें हैं, वो कहलाती हैं इंडियन तमिल्स। ठीक है, सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ तमिल्स। दोनों मिला के
18% तमिल स्पीकिंग हो गए, ठीक है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Now for this you will have to go to the map. See in the map, the orange portion is showing that is in the नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है एंड देन थोड़ा ईस्ट तक नीचे तक भी आया हुआ है। दिस पोर्शन विच इज़ ऑरेंज इज़ द पोर्शन जहाँ पे तमिल स्पीकिंग पीपल आर रिजाइडिंग या रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और सिंगला स्पीकिंग पीपल जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जो कि येलो पोर्शन में रहते हैं, जो कि 74% है। while most of the Tamils are Hindus or Muslims. Now as I explained about India, same is here, श्रीलंका में तमिल बोलने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा असम में असमी बोलने वाले हैं, पर वो हिंदू मुस्लिम सभी हैं, वैसे ही श्रीलंका में भी तमिल बोलने वाले लोग हैं, और वो तमिल बोलने वालों में हिंदू मुस्लिम दोनों ही हैं, विच इज़ शोन बाय ऑरेंज कलर इन द डायग्राम इन द बुक इफ़ यू सी। वो तमिल बोलने वाले लोगों का एरिया है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, यहाँ 7% क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है, हु आर बोथ तमिल एंड सिंहाला, क्रिश्चियन हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ रिलीजन से उठाया है, क्रिश्चियन हैं पर वो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलने वाले लोग हैं। गॉट इट? जैसे मैंने कहा असमी हैं, असमी में हिंदू और मुस्लिम वैसे ही हैं, तो इसको तुम ऐसे समझो कि सिन्हाला बोलने वाले हैं, उस सिन्हाला बोलने वाले में तमिल और क्रिश्चियंस दोनों ही हैं। गॉट इट? नाउ टेक अ लुक ऑफ द मैप ऑफ श्रीलंका। So यहाँ पे you see the yellow portion is showing Sinhalas, Sri Lankan Tamils, Sinhalas and Sri Lankan Tamils, वो कहाँ पे हैं? येलो पोर्शन के अंदर है। The orange portion is showing Indian Tamils, जो कि इंडिया से जाके बस गए हैं, उन तमिल्स के लिए जो शो किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट पोर्शन में ऑरेंज कलर से श्रीलंका के, वो एरिया है जहाँ इंडियन तमिल्स रहते हैं, और ब्राउन कलर से शो किया हुआ है वो मुस्लिम्स के लिए शो किया हुआ है कि इस एरिया में मुस्लिम्स हैं। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब तुम इमेजिन करो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज। अब वापस हम बेल्जियम पे चले जाते हैं कि बेल्जियम में डच कम्युनिटी क्योंकि ज़्यादा है, कुड टेक एडवांटेज ऑफ इस नंबर मेजॉरिटी, वो अपना मेजॉरिटी नंबर का फ़ायदा चाहेंगे कि हम ज़्यादा हैं तो हमारा हित ज़्यादा देखा जाना चाहिए, हमारा फ़ायदा ज़्यादा देखा जाना चाहिए। एंड फोर्स इट्स विल अपॉन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, और इस तरह से वो जर्मन स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों पे अपनी ज़्यादा नंबर की जो फ़ायदा है उनको वो जताने की कोशिश करके अपना फ़ायदा देख सकते हैं, अपनी विल अपनी इच्छा थोप सकते हैं कि लाइक हम ये चाहते हैं ये होना चाहिए क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं तो हमारी बात मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो डच कम्युनिटी ये एडवांटेज ये फ़ायदा ले सकते हैं। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, पर इससे क्या होगा, झगड़ा दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ और आगे बढ़ जाएगा। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और अगर सभी डिमांड कर लगें कि हमको तो अपना अलग अलग एरिया दे दो, तो वो कंट्री को डिवाइड कर दो, तो फिर सोचो कंट्री कैसे डिवाइड होएगा, है ना। नॉर्थ के अंदर तुमने देखा डच स्पीकिंग है मैप के अंदर। लेट्स गो टू द मैप बैक टू अंडरस्टैंड इट बेटर। नॉर्थ में येलो पोर्शन में डच पीपल, नाउ डच पीपल चाहेंगे हमारा एरिया अलग कर दो, पर कैपिटल जो है वो वहीं पे है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग है।
तो फ्रेंच चाहेंगे कि ये तो फ्रेंच के पोर्शन में आना चाहिए, ब्रुसेल्स कहाँ जाना चाहिए, ज़्यादातर फ्रेंच रहते हैं, वो चाहेंगे वो उस पार्ट में जाए जहाँ फ्रेंच रह रहे हैं। अब डच उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो लोकेशन उसकी कहाँ पे है, जहाँ पे डच लोग रहते हैं। तो इसका तो पार्टीशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, दोनों ही अपने अपने तरह से ब्रुसेल्स पे अपना कब्जा चाहेंगे। डच चाहेंगे हमारे एरिया में है इसलिए हमारा होना चाहिए, फ्रेंच चाहेंगे कि वहाँ रहने वाले ज़्यादा फ्रेंच हैं तो फ्रेंच में होना चाहिए। सो इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। सेम चीज़ अगर हम श्रीलंका में देखते हैं वापस, तो सिन्हाला जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, येलो पोर्शन में सिन्हाला हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में, तो वो अपना हक चाहेंगे। एंड कुड इम्पोज इट्स विल, वो अपनी इच्छाएं इस पे इम्पोज कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं ये हमारी इच्छा और हमारी विल जो है वो पूरी की जाए, हमारी डिमांड पूरी की जाए, हम ज़्यादा हैं ऑन द इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री में। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन्स इन बोथ दीज कंट्रीज़। अब इन दोनों कंट्रीज़ में क्या हुआ वो हम नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे। लेट अस वाइंड अप हियर ओनली। You will do all the difficult words and meanings. You'll try to find out meanings, go through the lesson up to where we have done. और छोटे questions जितने you can make, you can frame questions, frame as many questions as you can frame up to here. Okay, so good day for today.